जैसे कि हम सभी लोगों ने देखा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स आ चुका है। आज इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आधार पर हम देखने वाले हैं कैसे भारत में क्या कैसे समस्याएं हैं जिसके कारण भारत की जो स्थिति है वो बहुत कमज़ोर देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो माल न्यूट्रिशन की बात होती है, खासतौर पे चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात करें तो वर्ल्ड में भारत कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड कंट्री के रूप में है, या भारत को कह सकते हैं कि सबसे वीक पोजीशन कह सकते हैं, भारत को ही देखने को मिलता है। तो ये सारे टॉपिक्स में आज हम बात करेंगे कि माल न्यूट्रिशन को लेकर के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जितने भी कंटेंट है, कंटेंट मीन से आई एम टॉकिंग अबाउट उसका क्या पैरामीटर्स है, किस पैरामीटर्स के आधार पर वो निकालता है, और भारत में जो अभी चाइल्ड माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है ये इसका क्या पैरामीटर्स है, सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तथा इसमें हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें क्या क्या इनिशिएटिव्स किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये जो गरीबी या जो कह सकते हैं कुपोषण की जो समस्या अभी भी हमारे देश में बनी हुई है, उस समस्या को निदान करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया, क्या बहुत सारे ना केवल हम गवर्नमेंट की बात करेंगे बल्कि बहुत सारे यहाँ पर एनजीओ भी ऐसे हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ काम करते हैं जिसके आधार पर वह भी कार्य करते हैं। तो आज ये सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि हम चाइल्ड न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि भारत सबसे ज़्यादा प्रेसिंग कंट्री है, या पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ की यदि बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड कंट्री के रूप में इसको कंसिडर किया जाता है। और यदि हम 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो भारत का रिकॉर्ड किया गया है कि यहाँ पर जो है हाईएस्ट जो है चाइल्ड वेस्टिंग है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हुआ कि अंडर 5 एज, यानी 5 साल के जो एज होते हैं उसके अंडर देखा जाए कि वो किसी भी बच्चा का जो होता है हाइट तो हो जाता है, लेकिन उसका जो वेटेज होते हैं वो वेटेज उस अनुरूप नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड वेस्टिंग रेट। ठीक है, तो अब इस आधार पर देखा जाए तो चाइल्ड वेस्टिंग रेट यदि 2020 में भारत में देखा जाए तो वह लगभग 17.3% देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे ही माल न्यूट्रिशन, जो हमारे टॉपिक है इस माल न्यूट्रिशन में हम बात करेंगे कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन क्या होता है, हंगर क्या होता है, फूड इनसिक्योरिटी क्या होते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो रिपोर्ट आई इसमें क्या होता था, चाइल्ड वेस्टिंग की बात हम करेंगे। ये हमारा 5 जो टॉपिक्स होंगे, कंटेंट जो होंगे, इस कंटेंट के आधार पर इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक बने रहें क्योंकि आपका प्रीलिम्स तथा मेंस दोनों एग्जाम के लिए, खास तौर पे इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहें, एंजॉय करें, मज़ा आए तो लाइक सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो चलिए हम देखते हैं कि माल न्यूट्रिशन इन इंडिया है क्या। तो अभी जस्ट हम जैसा कि बात किया कि भारत जो है सबसे ज़्यादा इससे डिप्रेस्ड है, या भारत को हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा भारत के पास एक बहुत बड़ी चुनौती यदि बना हुआ है तो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन का बना है, और यह हमारा पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हम कह सकते हैं ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। 2021 की रिपोर्ट अभी हमने जस्ट बताया कि भारत में माल न्यूट्रिशन और चाइल्ड माल न्यूट्रिशन की बात करें या चाइल्ड हम वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ लगभग 17.3% हमने देखा कि 2020 की रिपोर्ट के आधार पर देखने को मिली। इसके अलावा हम कह सकते हैं, बल्कि हम कह सकते हैं जो भारत सरकार का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 आया 2019-21 का, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें भी रफली हम कह सकते हैं कि लगभग 35% यानी 35% ऐसे बच्चे हैं जो कहीं न कहीं स्टंटिंग से वो शिकार हैं, स्टंटिंग का वो विक्टिमाइज़। स्टंटिंग का मतलब होता है क्या? तो स्टंटिंग का मतलब आप कह सकते हैं कि किसी भी बच्चे का एज तो बढ़ रहे हैं लेकिन उसका हाइट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है? तो एज के अनुरूप यदि हाइट नहीं बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टंटिंग। तो भारत में लगभग देखा जाए तो अभी ये जो डेटा आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसमें लगभग 35% ऐसे बच्चे हैं जिनका एज 5 साल के लगभग में या 5 साल के नीचे, और उनका जिस तरह से हम कह सकते हैं कि उनका हाइट बढ़ रहा है, सॉरी जिस तरह से उनका एज बढ़ रहा है एज के अनुसार उनका जो है हाइट नहीं बन पा रहा है। तो ये हमारा चाइल्ड स्टंटिंग के रूप में आ जाता है। जब हम देखते हैं 2018 का यूएन का यूनाइटेड नेशन पॉलिसी रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि लगभग देखा जाए कि 10 भारत में देखा जाए तो 10 बच्चे में से 4 जो बच्चे होते हैं, यानी हम कह सकते हैं 4 आउट ऑफ 10 कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 10 में से 4 ऐसे बच्चे हैं जो जिनको हम कह सकते हैं जो ह्यूमन पोटेंशियल जो उनको उपलब्ध होना चाहिए उनको ह्यूमन पोटेंशियल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और यही कारण होते हैं कि वह क्रोनिक जो माल न्यूट्रिशन होता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का वो कहीं ना कहीं विक्टिमाइज हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, या कह सकते हैं उसको सफ़र करते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भारत में यदि देखा जाए तो 3 बच्चा में से एक, यानी 1 आउट ऑफ 3
चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा माल नॉरिश्ड होते हैं, यानी कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। अनेक प्रकार से उनके पास प्रक्रियाएं होती हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां होती हैं माल न्यूट्रिशन के लिए। तो माल न्यूट्रिशन जो होता है, ऐसा विचार किया जाता है कि यह डेथ में सबसे बड़ा, हम कह सकते हैं, एक प्रीडोमिनेंट फैक्टर के रूप में, या कह सकते हैं चैलेंज या रिस्क के रूप में, ये कहीं न कहीं अपने कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि लगभग 5 साल के जो बच्चे हैं, उनमें जो मृत्यु दर हो रही है, उस मृत्यु दर में सबसे बड़ी यदि किसी का रोल है, तो वह रोल कहीं न कहीं माल न्यूट्रिशन का है। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 5 साल तक के जो बच्चे का जो डेथ होती है भारत में, उसमें लगभग 68.2% जो इसका कारण बनता है, वह कारण कहीं न कहीं माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कुपोषण इसका हो जाता है। और चाइल्ड वेस्टिंग, अभी जस्ट हमने बताया चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब हुआ कि जिस तरह से हाइट हुए लेकिन उसके वेट नहीं हुए, तो ये हमारा चाइल्ड वेस्टिंग होता है। ठीक है, तो चाइल्ड वेस्टिंग को डिफाइन किया गया है, देख सकते हैं आप, लो वेट फॉर हाइट, यानी हाइट के अनुरूप उसका वेट नहीं बन पा रहा है। इज इट ओके? तो ये ऐसे हम कह सकते हैं, ये रिसेंटली जो डेटा है, इस डेटा के आधार पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जो चुनौती बनी हुई है, वह वेट लॉस का बना हुआ है। बहुत गंभीर आप चुनौती कह सकते हैं। और इस आधार पे हम कह सकते हैं ये लंबे समय तक परसिस्टेंट, यानी हमारा कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है। और यह अकर कब होती है? जब कोई भी व्यक्ति जब होगा, उसको एक सफिशिएंट, ये कह सकते हैं एडिक्वेट क्वालिटी और क्वांटिटी में यदि उसको फूड नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है, तो मायने सी बात है कि जब उसको एक एडिक्वेट यानी उपयुक्त कह सकते हैं मात्रा में उनको भोजन उपलब्ध नहीं होगा, तो मायने सी बात हो इस तरह के बीमारियों से, इस तरह के कुपोषण से कहीं न कहीं शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली बात है, और ये जो प्रोलॉन्ग जो डिजीज़ होता है, ये प्रोलॉन्ग डिजीज़ के लिए हम भी कह सकते हैं कि इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार जो होता है वो माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब हमने देखा कि सफिशिएंट भोजन, सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स इत्यादि उसको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। चाइल्ड स्टंटिंग को डिफाइन किया जाता है कि हाइट फॉर एज, यानी एज के साथ उसकी हाइट का निर्माण नहीं हो रहा है, या कह सकते हैं हाइट उसका लो हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होती है कि कहीं न कहीं जो भी बच्चे होते हैं तो क्रॉनिक होते हैं, या रिकरेंट जो उनकी होता है, तो कहीं न कहीं न्यूट्रिशन की समस्या के कारण ये भी हो जाती है। तो एक डायरेक्ट हम कह सकते हैं जो एसोसिएट करता है यह हमारा चाइल्ड स्टंटिंग, या एसोसिएट करता है हमारा पॉवर्टी से, गरीबी से, या कह सकते हैं पुअर जो हमारा मैटरनल जो हेल्थ होती है, या माता का जो स्वास्थ्य होता है, तो वो यदि कमज़ोर है, तो माइनस बात बच्चा में भी कमज़ोरी आना संभव है। ठीक है, और यह इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम कह सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेवार है, तो वह है गरीबी, और वह है गरीब मैटरनल हेल्थ, या कह सकते हैं पुअर मैटरनल हेल्थ तथा न्यूट्रिशन, इसकी बड़ी समस्या होती है। और साथ ही साथ अनेकों अनेक प्रकार के जो फ्रिक्वेंट जो डिजीज, जैसे अभी भारत में आप देख सकते हैं पूरे विश्व जो है कोविड-19 पेंडेमिक से जो परेशान है, तो इसके लिए आप कह सकते हो वो भी कहीं न कहीं इस तरह के जो फ्रिक्वेंट जो इलनेस हो जाते हैं, ये भी कहीं न कहीं इसके लिए ज़िम्मेवार होती हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो जो फीडिंग होता है, यानी बच्चों को जो भोजन दी जाती है, वो इनएप्रोप्रिएट होता है, यानी उपयुक्त मात्रा में न उपलब्ध होना, तथा जो बच्चे का जो अर्ली लाइफ होता है, उसमें सही रूप से उसको ध्यान न देना, केयरिंग नहीं करना, इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो स्टंटिंग जो होती है वो प्रिवेंट करता है, बच्चों को जो होता है वो रोकता है। किस लिए रोकता है? तो उसका जो फिजिकल और जो कॉग्निटिव जो पोटेंशियलिटी होती है, उस पोटेंशियलिटी तथा फिजिकल पोटेंशियलिटी को कहीं न कहीं वो रोकने में ये बाध्यकारी बन जाता है, और वह काम करता है कौन? स्टंटिंग करता है। मीनिंग क्लियर हो गई होगी? तो अंडर वेट जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है लो वेट फॉर एज, यानी एज के साथ उनका वेट ना बनना ही हमारा अंडर वेट कहलाता है। तो कोई भी बच्चा जो अंडर वेट होता है, वह मायने से बात वो स्टंटेड कहलाएगा, या वेस्ट कहलाएगा, या दोनों कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अंडर वेट में हम स्टंट के भी समस्या को देख सकते हैं, और चाइल्ड वेस्ट की भी समस्या को देख सकते हैं। मतलब हम दोनों चीज़ों को हम कहीं ना कहीं इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एग्जाम में यदि आपको लिखना हो, तो आप ये दोनों को फाइनली एज एम्फेसाइजिंग यू कैन ऑल्सो राइट द लास्ट लाइन, ये लाइन को भी आप जरूर लिखने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो रीजन्स क्या है, आखिर भारत में जो माल न्यूट्रिशन बनी हुई है, या माल न्यूट्रिशन के लिए जो रीजन्स है, प्रीवलेंसेस जो रीजन्स है, क्या क्या है? तो सबसे बड़ी इसकी चुनौती यदि हम देखते हैं, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बना हुआ है वह हमारा है फूड इनसिक्योरिटी, यानी भोजन कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड, जो एक सुरक्षात्मक मात्रा में जो उपलब्ध होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। उसके बाद इनएफेक्टिव हमारा टारगेटिंग होता है,
जो हम कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर या गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसको हम कहीं न कहीं इम्प्लीमेंट इफ़ेक्टिव वे में नहीं कर पा रहे हैं। उसको सही वे में हम ना तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं हम उसको कवरेज कर रहे हैं। उसके बाद होता है फाइनेंशियल एलोकेशन का इनएडेक्वेट होना, मतलब मायने सी बात, जो फाइनेंशियली बूस्ट होंगे, जब रिच होंगे, तो उनके पास अनेक प्रकार के, यदि मान लिया जाए कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं, तो कहीं न कहीं वो फाइनेंशियल सपोर्ट होने के कारण वो अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर या अच्छे ट्रीटमेंट की ओर हो जाएँगे। लेकिन जो फाइनेंशियली वो बूस्ट अप नहीं है, रिच नहीं है, आई थिंक दे विल बी लैकनेस ऑफ इट एंड दे कैन गेट ए लॉट ऑफ चैलेंजेस, ओके। उसके बाद होता है पॉलिटिकल कमिटमेंट भी होती है, इसके लिए कहीं न कहीं वो ज़िम्मेवार है, और पैंडेमिक जो इम्पैक्ट हो रहा है, ये भी इसके लिए बहुत बड़ी ज़िम्मेवार। तो दिस ऑल आर द रीजन्स फॉर प्रेवलेंसेस ऑफ द माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। तो भारत में सारे कहीं न कहीं माल न्यूट्रिशंस की जो समस्या है, उसके लिए ज़िम्मेवार होता है या काउजेज़ होते हैं। अब हम बात करें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, भारत सरकार जो है, वो क्या-क्या इसके लिए इनिशिएटिव्स ले रही है। तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी, जैसे हम आईसीडीएस की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, आप देख सकते हैं। तो भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की स्थापना की, और इसकी स्थापना गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। और इसी दिन आपको में भी पता होनी चाहिए कि 2 अक्टूबर 1975 को ही भारत में आरआरबी का भी गठन हुआ था, है ना? रीजनल रूरल बैंक के नाम आपने सुना होगा। तो इसकी स्थापना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंततः 2 अक्टूबर 1975 को इसको करता है, आईसीडीएस का, यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। एक क्यों किया गया, ये एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है, देखा जाए तो वर्ल्ड के सबसे बड़ी, आप कह सकते हैं, यह स्कीम है, साथ ही साथ यूनिक भी ये स्कीम्स है, ठीक है। और यह जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर होता है, और उसकी कैसे डेवलपमेंट करना होता है, ये सारी चीज़ों पर इस पर डिस्कशंस की जाती है, तथा इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर बनाई जाती है। इसके जो बेनिफिशियरी होते हैं, यानी बेनिफिशियरी का मतलब कह सकते हैं कि जो ये स्कीम के जो लाभ प्राप्त करने वाले जो लोग होते हैं, उसमें वैसे बच्चों को इंक्लूड किया जाता है जिसका एज जो होता है 0 से 6 ईयर्स का होता है, ठीक है। साथ ही साथ कह सकते हैं जो भी प्रेग्नेंट माताएं होती हैं और लैक्टिंग मदर जो होते हैं, है ना, तो उनको भी इस योजना में उनको इंक्लूड किया जा चुका है। उसके बाद हम देख सकते हैं मातृत्व सहयोग योजना, भारत सरकार ने दूसरा स्कीम भी लाई है, मातृत्व सहयोग योजना। ये सारे कारण हैं कहीं न कहीं माल न्यूट्रिशंस को समाप्त करने की, ओके। तो ये जो था योजना, ये इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसको पूरा नाम है, आप इस चीज़ों को याद रखिए, एग्जाम में आती है। और यह जो है एक कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट जो भारत सरकार भी अभी लाई है, अपने मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में भी आप लास्ट वीडियो में हमने बताया था। तो ये एक कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट थी, जिस स्कीम का उद्घाटन जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2010 में किया था। ये लॉन्च जो की गई थी, या लॉन्च करने के पीछे रीजन थी कि जितने भी प्रेग्नेंट होते हैं तथा लैक्टिंग जो वीमेन होते हैं, उनकी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव किया जाए, तथा उनका जो न्यूट्रिशनल जो वैल्यू होता है, जो न्यूट्रिशनल हम कह सकते हैं क्वांटिटी होता है, उनको बेटर वे में उनको कैसे उपलब्ध किया जा सके, जिससे कि उनकी बेटर इनेबल स्टेटस प्राप्त हो सके, चाहे वो इन्वायरमेंटली हो, या हम कह सकते हैं कहीं कहीं सरकार इसमें कैश फंडिंग के आधार पर भी उनको इनिशिएट किया, या कह सकते हैं उनको असिस्ट किया, जिससे कि वो जो उनकी प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स जो होते हैं, उनको इंसेंटिव्स करने के लिए उनको इसमें एक लाभ के रूप में उनको उपलब्ध हो सके। तो ये मातृत्व सहयोग योजना के द्वारा भारत सरकार ने इस चीज़ों को भी आगे बढ़ाया, जिससे कि माल न्यूट्रिशन पे कुछ हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद आप देख सकते हैं मिड डे मील है ना। तो मिड डे मील की यदि बात करते हैं, तो मिड डे मील की स्थापना हमने देखा था कि 1995 में 1995 में सबसे पहले मिड डे मील की स्थापना की गई थी। और ये जो मिड डे मील की स्थापना की गई थी, उस समय इसको मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन, अभी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, उस समय हमारा एचआरडी मिनिस्ट्री थी, ठीक है। तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आ जाती थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अभी इसको कंट्रोल करती है, और इसकी पूरी जो फंडिंग होता है वह हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती। तो इसकी स्थापना 1995 में हुआ था। लेकिन अभी हमने देखा कि सितंबर, है ना, सितंबर 2021 में यदि देखा जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिड डे मील के नाम को रीनेम कर दिया है, और इसको नाम बदल करके कर दिया गया पीएम पोषण। ध्यान देंगे, अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है पीएम पोषण। और इसका या आपको एग्जाम में ये भी आ सकता है, पीएम पोषण न आए, हो सकता है डायरेक्ट आ जाए कि मिड डे मील को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो इसको हम 3 नाम से जानते हैं, तो आप एग्जाम के लिए याद रखें, मिड डे मील भी हो सकता है,
पीएम पोषण भी हो सकता है या प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। तो इसका निर्माण जो हुआ है इस सितंबर, भारत सरकार सितंबर 2021 में इसका नाम रीनेम कर चुकी है। इसमें क्या होता है, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चे को इसको इंक्लूड किया गया है। ये क्लास की बात करें तो वैसे बच्चे को इंक्लूड किया गया है जो बच्चे क्लास 1 से लेकर क्लास 8 में स्टडी कर रहे हैं। और साथ ही साथ यदि एज ग्रुप की बात करें तो इसमें 6 साल से लेकर के 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जा चुका है। अभी यदि देखा जाए तो लगभग भारत में 11 पॉइंट, अभी मैं थोड़ा सा आपको और कुछ बता देता हूँ। अभी यदि देखा जाए तो भारत में 11.80, ठीक है, या 11 पॉइंट, अभी डेटा की हम वर्तमान की बात करें तो 11.20 लाख हमारे भारत में अभी स्कूल है, यानी अक्रॉस इंडिया लेवल 11.20 लाख स्कूल चल रहे हैं। और जहां पर हम कह सकते हैं 11.80 यानी 11 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, 11.80 करोड़, और ये है हमारा लाख में, ठीक है। तो लगभग इतने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, तो मायने सी बात है सारे बच्चों को इसकी फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, फ़ायदा उनको मिलेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसके अलावे और क्या है, इस योजना का क्या उद्देश्य है। तो जो मिड डे मील की स्थापना की गई थी 1995 में, है ना, तो इस स्कीम का मुख्य मुद्दा था कि स्कूल में हम एक मिड डे मील प्रोग्राम चलाएंगे जिससे कि हम कह सकते हैं जो न्यूट्रिशनल जो बच्चों में जाना चाहिए, स्कूल एज चिल्ड्रन में जो उनको न्यूट्रिशनल हम कहीं ना कहीं बूस्टअप करें, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किया। साथ ही साथ एजुकेशन बच्चे में जो इन अट्रैक्टिव था उसको अट्रैक्टिव करने के लिए भी सरकार ने, जिससे कि बच्चे अट्रैक्ट हों तथा स्कूल को वो विजिट करें या स्कूल अटेंड वो कर सकें। तो ये न्यूट्रिशनल स्टैंडिंग ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन कर सकते हैं, और इसको कवर किया गया क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को किया गया। इसमें टोटल जो फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट ने करती है विजिटों की, और इसके आधार पर इसमें जैसे मदरसा को भी जोड़ दिया गया है ना। अंदर समग्र शिक्षा अभियान याद रखिएगा, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें जो मदरसा को इंक्लूड की गई थी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स के दौरान, है ना, और इसकी जो टोटल जो गवर्नमेंट जो एडेड करती है या इसकी फाइनेंशियली जो बूस्टअप करती है, तो मदरसा को किसके द्वारा किया गया, तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको सपोर्ट किया गया था, इसको जोड़ा गया। उसके बाद हम देख सकते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान, इसके आगे भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो है ये भी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और यह प्रोग्राम लॉन्च की गई है जिससे कि हमारा एक न्यूट्रिशनल जो आउटकम होता है यानी रिजल्ट जो होता है इसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया, खासतौर पे बच्चों में, जो प्रेग्नेंट माताएं हैं उनमें, तथा लैक्टिंग जो मदर्स हैं उनके लिए। ये तीनों को लेकर के खासतौर पे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन या पोषण अभियान भी शुरू की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है वह है कि जो स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो समस्या है इसको हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब होता है हम कम करेंगे, ठीक है। और लगभग 2% देखा जाए तो प्रत्येक साल सरकार के कहना है कि हम 2% इसको कम करेंगे, टोटल 6% अंटिल 2022 तक भारत सरकार ने कहा कि हम ये जो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग है इसको हम घटा करके लगभग 6% पर लाने की कोशिश करेंगे। वैसे बच्चों में जो बच्चे मान लिया जाए कि अनेक प्रकार का, उसमें खासतौर पर यदि हम एनीमिया की बात करें, है ना, तो अभी देखा जाए तो 3% बच्चे जो हैं अर्ली लगभग वो एनीमिया का शिकार होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसको भी हम 2022 तक लगभग 9% पर लाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चिल्ड्रन हो जाएंगे, एडोलेसेंट गर्ल्स हो जाएंगे, तथा प्रेग्नेंट वीमेन और लैक्टिक मदर्स हो जाएंगे, इनको लेकर के पोषण अभियान लाया गया है। नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटजी है, ये क्या है, तो जो नेशनल न्यूट्रिशन जो स्ट्रेटजी है इसकी लक्ष्य है कि हम 2030 तक, ध्यान देंगे 2030 तक जो माल न्यूट्रिशन की जो समस्या बनी हुई है इसको हम समाप्त करेंगे या कम कर देंगे। तो इसमें फोकस दिया गया है, इसमें बहुत सारे वुलनरेबल और क्रिटिकल एज ऑफ ग्रुप्स को भी इसको में जोड़ा गया तथा उस पर भी फोकस किया जा चुका है। अब प्रश्न होता है कि इसको लेकर के क्या भारत के संविधान में कहीं कुछ प्रोविजंस हैं, तो जी हाँ, आपको ये पता होनी चाहिए कि भारत के संविधान इसके लिए भी प्रोविजंस देता है। आज हम उस पर भी बात करने वाले कि प्रोविजंस क्या क्या है। तो इस प्रोविजंस के आधार पर यदि देखा जाए तो भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो आर्टिकल 14 जो होता है वह हमारा राइट टू इक्वालिटी देता है, मतलब सभी के लिए बराबर का अधिकार देता है, बिना छुआछूत, जाति, धर्म, बर्थ प्लेस इत्यादि को हम बिना किसी इनइक्वालिटी को हम एक दूसरे के साथ हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। आर्टिकल 38 में देखा जाए तो यहाँ पर बात करती है कि सभी के लिए हम एक वेलफेयर एक्टिविटीज़ करेंगे या वेलफेयर स्टेप्स को उठाएंगे। आर्टिकल 39 में हम देख सकते हैं कि आर्टिकल 39 का ई और एफ जो होती है वह प्रोवाइड करती है
कि हम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए हम इनिशिएट करेंगे यानी स्टेप्स को लेंगे। आर्टिकल 42 में देखा जाए तो यहाँ पर मैटरनिटी रिलीफ महिलाओं के लिए दिया गया है, जो फर्दर ट्रांसलेट किया गया इनटू द टाइमली अटेंशन एंड न्यूट्रिशन टू न्यू बॉर्न, यानी नए बच्चे का जो बेबी का जो जन्म होता है तो उसके लिए उनका अलग से प्रोविजंस, लिव की बात होती है, उनकी हेल्थ की बात होती है, इत्यादि सारे बात होती है। तो ये सारे ऑल ऑफ दिस एक्टिविटी एक्चुअली वी स्टडी ड्यूरिंग दिस लेक्चर on the basis of constitutional provisions, also on the basis of that how we can eradicate malnutrition in India and what the steps have been made by the government and what the prospering activity has been done by the government of India। तो ये सारी चीज़ों को हमने देखा तो गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है और क्या और आगे इनिशिएट करने वाली है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग इसी तरह नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।